हमारा टॉपिक है द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमारे पास क्या क्या चैलेंज थे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म। कहते हैं जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक जगह पर इकट्ठी करनी पड़ती है फसल किसान को। इट ग्रेडिंग करता है, उसकी पैकेज करता है, पैकिंग करता है और फिर उसको स्टोर करके रखता है बिफोर इट इज फाइनली ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेल। मार्केट में सेल से पहले उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, यानी कि ये एक प्रोसेस है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। सबसे पहले तो क्या करना है, जो हार्वेस्ट की है आपने उसको गैदर करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद उसमें से जो घास तिनके होते हैं उसको अलग करना है। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस लाइक सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स। ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड करना है आपने। फिर उसकी पैकिंग करनी है कि 10 किलो के बनाने हैं, 50 किलो की पैकिंग करनी है या 1 टन की आपने करनी है, क्विंटल की करनी है, तो किस हिसाब से पैकिंग करनी है वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करना होता है। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर द फ्यूचर सेल, अभी नहीं, जब प्राइसेस अच्छे होंगे तब सेल करना है, तो तब तक आपको स्टोर करके रखना होता है फार्मर्स को। और उस टाइम पर बेचता है जब वो प्राइसेस उसको क्या मिलते हैं, ल्यूक्रेटिव का मतलब अच्छे प्राइसेस जो उसकी पसंद के हों, जहां पर जिस प्राइसेस पर उसको लगता है कि हाँ मुझे लॉस नहीं होगा, मुझे कुछ एक प्रॉफिट गेन होगा। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर टू फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सामान ले आए और बेचने के लिए शुरू कर दिया, नहीं। इसमें सारी एक्टिविटीज, पूरे प्रोसेस होता है। जब उसको बेस्ट प्राइसेस मिलेगा तब वो उसको सेल करता है। पायल, बुक नहीं है बेटा तुम्हारे पास? अभी तक परचेज भी नहीं की? फिर यूटी हाफ ईयरली कैसे दिए बिना बुक के? चीटिंग करके? कोई यूटी कोई हाफ ईयरली नहीं दिया? तो बड़ी अच्छी बात है, 12th क्लास तो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो। At the time of independence, agriculture marketing was almost under the complete control of moneylenders, traders, and commission agents. In order to pay off their debts, the farmer often made a distressed sale of their produce. Their holding capacity was almost zero. Having taken loans from the moneylenders, who happened to be the traders and commission agent as well, the farmers were obliged to sell their crop to them only. Often it implied a low price beside a substantial loss on the account of underweighting and customary commission। कहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पर पूरे साहूकार, महाजन, जमींदार जो थे या कमीशन एजेंट थे उनके हाथ में थी। वो क्या करते थे कि किसानों को अपने पुराने कर्जे चुकाने होते थे, तो वो क्या करते थे, डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है कि जिस मर्जी प्राइसेस पर मनी लेंडर उनको कहते थे कि तूने मेरा कर्जा देना और इस प्राइसेस पर सेल कर दे, तो वो उस प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स द फार्मर ऑफन मेड ए, हाँ जी 17 स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी मैम। Farmer often made a distressed sale of their produce. Their holding capacity was almost zero. उनकी holding capacity क्या थी, zero थी। Having taken loan from the money lender who happened to be the traders and commission agent as well, the farmers were obliged to sell their crop to them only. अब farmers को मजबूर होना पड़ता था क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ट्रेडर से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लोन लिया हुआ है। अब लोन लिया हुआ है, वापिस देना कर्जा, तो जितनी हार्वेस्ट करते थे वो सारी क्या करते थे, उन मनी लेंडर्स को, ट्रेडर्स को दे देते थे। ओपन इट इम्प्लाइड और कैसे प्राइसेस पर, लो प्राइसेस पर उनसे ली जाती थी और मार्केट में फिर जो ट्रेडर्स थे वो उसको क्या करते थे, हाई प्राइसेस पर उसको सेल करते थे। इस तरह से एक तो उसका वेट पूरा नहीं होता था, अंडर वेटिंग, जितनी उसकी वेटेज मिलनी चाहिए उसको वेटेज नहीं मिलती थी। फिर दी हुई है आपको डिस्ट्रेस सेल की डेफिनेशन भी दी हुई है। डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू ए सिचुएशन when the farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, no matter how low the market price is। कोई मैटर नहीं था मार्केट प्राइस कितने लो है, जैसे ही हार्वेस्ट फसल पक के तैयार हुई है सीधा मनी लेंडर्स को वो सेल कर देते थे लो प्राइसेस पर।
The compulsion to sell arises because the farmers need immediate cash to pay off their debts. They lack storage facilities or the cost of storage is very high. और ये सेल की कंपल्शन क्यों अराइज होती थी? क्योंकि फार्मर्स को इमीडिएटली क्या करना होता था, जो भी अपने कर्जे लिए हैं उसको पे करना होता था। नेक्स्ट इसमें आते हैं मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। गवर्नमेंट ने मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो सबसे पहले इसमें आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। Regulated markets have been established where sale and purchase of produce is monitored by the market committee, including representatives of the government, farmers, and the traders. Market system is made transparent with a strict vigil on the use of proper scales and weights. The market committee ensures that the farmer get appropriate price for their produce. अब एक एक लाइन को ध्यान से समझो, क्या होता था इसमें? रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब क्या होता है? मार्केट जो कंट्रोल की जाती है, और उनको कंट्रोल कौन करता था? जो कमेटी मेंबर, जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी जो किसानों के भले के बारे में सोचते थे, उनके हित के लिए सोचते थे, ऐसे लोगों को क्या बनाया गया था? मार्केट का हेड बनाया गया था, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। फार्मर्स के ट्रेडर्स थे। मार्केट सिस्टम जो था वो ट्रांसपेरेंट था, उसमें कोई ऐसी मतलब कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पूरी सच्चाई होती है, जितने प्राइसेस मार्केट में चल रहे हैं उसी प्राइसेस पर वो सेल करेंगे, कोई लो प्राइसेस या कोई वेटेज का कम वेटेज का सिस्टम नहीं था। ठीक है, प्रॉपर स्केल्स था। द मार्केट कमेटी जो थी वो ये ध्यान रखती थी कि जो प्रोड्यूसर है उसको एप्रोप्रिएट सही प्राइसेस जो है उसको उसकी फसल का मिलना चाहिए। ठीक, तो ये था आपका रेगुलेटेड मार्केट का। फिर दूसरा इसमें बॉक्स में दिया हुआ है रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स का मतलब क्या है कि आपके टाउन्स के बाहर जो खुली जगह होती है, आंगन होते हैं, वहां पर क्या किया गया था? गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट यार्ड बनाए थे। वो खाली जगह पर जो थे ना, आंगन जो है वो यूज किए गए थे। जैसे आपके समालखा की मंडी है, शेड लगा रखा है, उस पर फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी सारी गेहूं वहीं पर रखते हैं, ताकि जब प्राइसेस अच्छे होंगे तो वहां से उठाकर क्या करते हैं वो, या बफर स्टॉक होते हैं, कोल्ड स्टोरेज हाउस होते हैं कि आपकी फसल खराब ना हो, जब आपको प्राइसेस अच्छे लगे तब आप उसको बेच सकते हो। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो 11th में आपने किया था लास्ट चैप्टर, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, उस प्राइस फ्लोर में बफर स्टॉक का टॉपिक आया था, याद हो तो? भूल गए तो बात अलग है भाई। The farmers can come on these yards for a fair sale of their produce। और फार्मर्स जो है उस यार्ड में, आंगन में आते थे, वो एक मार्केट मंडी की तरह होती थी, और वहां पर जब उनको प्राइसेस अच्छे लगते हैं तो उस मंडी में वो क्या करते थे? बड़े बड़े ट्रेडर्स को अपना बेच देते थे जो भी उनकी हार्वेस्ट होती थी। और ये यार्ड जो थे उनको स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते थे। The farmers can store their produce for future sale, hoping for a better prices। नेक्स्ट इसमें दूसरा आता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। द गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को इंकरेज करती है कि जितनी ज्यादा हो सके ये सहकारी समितियां जो कृषि विपणन की हैं इनको खोला जाए। As member of this society, farmers find themselves better bargainers in the market। अब किसान जो है इस सोसाइटी के खुद मेंबर होते थे, तो बीइंग ए मेंबर वो इस चीज का ध्यान रखता था कि जब प्राइसेस अच्छे मिले तब मैं अपनी हार्वेस्ट को सेल करूं, और बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाती थी। अगर उसने ट्रेडर को बेच दिया तो ट्रेडर से ही बार्गेनिंग हो सकती थी, लेकिन अलग अलग कस्टमर को बेचेगा तो बार्गेनिंग भी क्या होगी? अलग अलग होती। कोई कस्टमर होता है जो बहुत ज्यादा वो करता है, रिजिड होता है, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है। कई ऐसे होते हैं जितने का वो चुपचाप देके चले जाते हैं। तभी तो बाकी शॉप्स वाले क्या करते हैं? फिक्स प्राइस का टैग क्यों लगाते हैं? कि बार्गेनिंग जो है वो कंज्यूमर कर ही ना पाए, जबकि बार्गेनिंग जो है वो एक कंज्यूमर का राइट है। जो एमआरपी लिखा हुआ है उस पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो, 100% कर सकते हो। वो आपको क्या दिखाएगा? जो वहां से मैन्युफैक्चर होकर प्राइस आता है, टैग लगाता है, उसके ऊपर वो अपनी कंपनी का टैग, अपनी शॉप का टैग लगा देते हैं। वो प्राइसेस दूसरे होते हैं, लेकिन अपनी प्रॉफिट के लिए वो टैग बना देते हैं प्राइस का। और फिर उस प्राइसेस में ही आपको कहता है देखिए मैम 379 की है, इसका 20% जो है मैं आपको लेस करके दे रहा हूँ, अब आपके इतने होंगे। मैम एमआरपी पे 20% लेस दे दिया, और कितना करें? या जब सेल की बात आती है तो वो 50% ऑफ कहते हैं,
वो 50% ऑफ अपने घर से थोड़ी ना देते हैं, ऑलरेडी उन्होंने प्राइसेस इतने हाई रखे होते हैं, प्रॉफिट जो उन्होंने कमाना है। कब आपके जितने भी ये जो आपका है मार्केटिंग जो इसकी है क्लोथिंग की, जो आपकी वियरिंग की है, इसमें आपका डबल प्राइसेस का चार्ज होता है, सीधा सीधा डबल प्राइसेस का मार्जिन है इसमें। आप जो टॉप 300 का लेके आते हो ना, ये सोच लो उनको 150 का है, सीधा डबल प्राइसेस चार्ज करते हैं वो। ट्रांसपोर्टेशन के हो गए, उन्होंने अपना रेंट देना है, अपना प्रॉफिट भी अर्न करना है, भाई उन्होंने अर्निंग के लिए तो बैठे हैं। हिसार बाजार में अगर शॉप खोल रखी है तो मजाक तो नहीं है, वहां पर रेंट हाई है मानते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर वो अपना प्रॉफिट भी तो हाई रखेंगे। और जो ब्रांडेड वाले हैं, एप्पल वाला हो गया, शी वाला हो गया, इनके तो माशाल्लाह वैसे ही प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे तो वही बंदा चढ़े जो चुपचाप मुंह पे पट्टी बांध के मौन व्रत रख के जाए, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, जो प्राइसेस फिक्स है उसी पर आपको लेना है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में जो है फार्मर्स को बार्गेनिंग का पूरा चांस मिलता है और उनको बेटर प्राइस मिलते हैं और कलेक्टिव सेल एक साथ सेल कर देते हैं वो। अब आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो है ये कैसे काम करती हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात, जिससे क्या आया था आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। HYV सीड्स को यूज किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मिल्क के प्रोडक्शन जब बढ़ गया तो क्या आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया। याद रखना ये। Milk cooperative in Gujarat are a brilliant example of cooperative marketing in rural India. These cooperatives have not only changed the social or economic fabric of the economy of Gujarat, but also have played a key role in bringing about white revolution in the country. However, of the late, some kinks have emerged in the system of cooperative marketing. These are poor coordination between the marketing cooperatives and processing cooperatives, and स्नैक्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव। कहता है पहले तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें जो है वो गिरावट आनी शुरू हो गई। गिरावट आनी क्यों शुरू हुई, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन जो था वो कम हो गया और प्रोसेसिंग जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग की थी वो भी स्लो हो गई थी। मैनेजमेंट करना कोऑपरेटिव मार्केटिंग को मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए इसकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो डाउन चली। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसेस आपको पता है जहां पर सामान स्टोर करके रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। विद ए व्यू टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। Central and state warehousing corporations are the principal government agencies of offering storage space to the farmer. Storage helps farmers to sell their produce at a time when the market price is lucrative. कहता है स्टोरेज जो है वो प्रोड्यूसर को हेल्प करती है कि जब प्राइसेस उसको अच्छे लगे तब वो सेल कर सकता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेशन के साथ वेयर हाउस की फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसपोर्ट की क्या है, सब्सिडाइज रेट पर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। Railways are offering subsidized transport facility to the farmer to bring their produce to the urban market where often they get a better deal. जहां पर उनको अच्छी डील मिलती है वहां पर वो सेल कर सकते हैं। अब वहां तक जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जो है वो सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है इसके रिगार्डिंग वो किसानों को टाइम टू टाइम कैसे मिले, इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर एक्टिवली engaged in offering market related information to the farmers, particularly information related to price behavior in the market. This helps the farmers in deciding how much to sell and when to sell. और ये इंफॉर्मेशन जो है कि अब मार्केट में किस चीज का कितना प्राइसेस है, कब सेल करना चाहिए, जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो फार्मर्स जो है उसको प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है। तो मार्केट चैनल जो है, इंफॉर्मेशन का चैनल जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है एमएसपी पॉलिसी। क्या है भाई एमएसपी पॉलिसी, हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इसमें क्या आता है कि अभी किसान जो है वो बीज भी नहीं बोता उससे पहले सरकार जो है वो अनाउंस कर देती है कि इस साल कौन सी फसल किस प्राइसेस पर गवर्नमेंट परचेज करने के लिए तैयार रहेगी, ताकि किसानों को किसी भी तरह का लॉस ना हो। उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, एमएसपी पॉलिसी।
MSP, minimum support price policy, is an important step initiated by government to improve agriculture marketing system. MSP is an assurance to the farmer that their produce would be purchased by the government at specific price. Of course, the farmers are free to sell their produce at a price higher than the MSP in the open market. Thus, the farmers are always assured of some minimum income from the sale of their crops. इस तरह से किसानों को कम से कम ये तो श्योरिटी हो जाती है कि उनको कुछ तो मिनिमम उनका प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। फिर आता है इसमें आपका बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम। एमएसपी परचेजेस द फार्मर्स आर केप्ट एज बफर स्टॉक। जो सरकार खरीद लेती है किसानों से तो उसको कहाँ पर रखती है, बफर स्टॉक में रखती है। These stocks are used primarily for public distribution system beside meeting urgent needs during the period of low output and scarcity. PDS implies distribution of food grains and other essential like sugar and kerosene through fair price shops at subsidized rates so that the poorer section of the society have an easy access to these things. कहते हैं सरकार जो है वो किसानों से खरीदती है, फिर उसको क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन के डिपो होते हैं वहां पर गरीब लोगों को सस्ते प्राइसेस पर सेल करती है। गवर्नमेंट भेजती है ना राशन के डिपो पर सारा सामान, तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है, फार्मर से खरीदते हैं। तो फार्मर से जिस प्राइसेस पर खरीदते हैं क्या उस प्राइस पर लोगों को दिया जाता है, नहीं, सब्सिडाइज रेट पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। और कौन से मार्केटिंग चैनल्स हैं हमारे पास, तो emerging alternative of marketing are a ray of hope to the small and marginal farmers who have been silent sufferers of the hands of the middleman। कहते हैं जो मार्केटिंग चैनल जो हैं वो तो एक आशा की किरण है किसानों के लिए जो बेचारे मिडलमैन के हाथ में फंस जाते थे उनके लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी है गवर्नमेंट ही परचेज करेगी, और भी है। गवर्नमेंट ने आज सारी जगह पर तो गवर्नमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव में बाजार वगैरह ओपन किए हुए हैं तो जहां पर सेल होता है। जैसे द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर लॉन्चिंग द चैनल थ्रू अपनी मंडी बिग बाजार एंड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग एट थ्रू रितु बाजार। आपको पता है बिग बाजार में जो है फूड की आइटम्स जो है वो सस्ती मिलती हैं। इवन आपका जो ये न्यूज़पेपर होता है जो आप रद्दी वाले को रेट देते हो और जो आपका बिग बाजार में बिकता है उस प्राइसेस कम से कम डबल होता है। अगर रद्दी वाला आपसे 8 रुपए या 10 रुपए किलो ले रहा है तो बिग बाजार में वही आपकी रद्दी 20 या 25 रुपए किलो में बिकती है। लेकिन अब ये क्या है, कितनी दूर है बिग बाजार, वहां आना जाना क्या है, मुश्किल है। मित्तल मेगा मॉल की बात नहीं कर रही बेटा, मित्तल मेगा मॉल के अंदर ही बिग बाजार है, वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च होते हैं। अपनी मंडी होगी, बिग बाजार हो गया, रितु बाजार हो गया और उजवारा सैंडल्स, ये 4 एक चैनल हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इस फूड की जो इसेंशियल आइटम्स हैं वो सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करवाई जाती है और क्वालिटी वाइज भी अच्छी चीजें होती हैं। आप यहाँ उसके बाजार से जो चीजें खरीदते हो सकता है उसमें मिलावट हो, लेकिन जो आप बिग बाजार से फूड आइटम्स खरीद के आओगे उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का जो एगमार्क का साइन जो है फूड का जो है वो प्रोसेसिंग पूरी जो है लेना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस उसमें पूरा होता है। तो अगर आपको ग्रोसरी का जो भी खरीदना है तो बिग बाजार वगैरह से खरीदिए, एक तो प्राइसेस सही मिलेंगे, दूसरा क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द, इसमें तो क्या है, डायरेक्ट फार्मर्स भी यहाँ जाकर अपना सामान बेचते हैं, डायरेक्टली बेचते हैं, यानी एक तरह से ये उनके लिए होलसेल वाली चीज। डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस। रिलायंस की मार्केट सुनी है आपने, रिलायंस फ्रेश, जिसमें आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते थे। पहले यहाँ पर स्लारविंग गेट में जो गुरुद्वारा नहीं है उसके सामने ही खुला था रिलायंस फ्रेश मॉल, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सब्सिडाइज रेट पर, मार्केट से कम रेट पर अवेलेबल होते थे। हमने तो परचेज किए हुए अभी रिलायंस से, लेकिन फिर वो बंद हो गया, पता नहीं क्यों। चलिए, तो कंपनीज जो हैं वो अल्टरनेटिव चैनल हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के। इनफैक्ट दीज कंपनीज आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट टू द फार्मर्स। ये कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर्स को एडवांस पेमेंट देती हैं और सप्लाई करती हैं प्री डिटरमाइंड रेट पर। इट इज होप दैट दिस सिस्टम ऑफ मार्केटिंग ग्रो इन टेंडम विद द
growth of national and multinational retailers. This would not help only in expansion of the market for farm product but also reduce price risk for the small and marginal holders. कहते हैं इससे मार्केट का साइज ही नहीं बढ़ेगा बल्कि जो प्राइस का रिस्क है स्मॉल फार्मर्स के लिए वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आज हम करते हैं इसका इतना ही। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इसको करेंगे कल। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला आपका टॉपिक कट है तो कल ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। अभी भी वैसे 5 मिनट ही रह गए लेक्चर ओवर होने में। या करवा दूं अभी थोड़ा सा और? चलो थोड़ा करा देते हैं 5 मिनट। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? Agriculture diversification refers to some of the farm's product resources into a new activities of crops, reducing market risk because price of all the crops may not drop at the same time. If one crop fetch low revenue, the other may fetch high revenue. कहते हैं सभी फार्म के प्रोडक्ट के प्राइसेस एक साथ कम नहीं होते हैं। अगर किसी फार्म प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो रहे हैं एक टाइम पर तो किसी के बढ़ भी रहे होते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ताकि फार्मर की इनकम जो है उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ सके और मार्केट का रिस्क जो है वो मिनिमम किया जा सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एक तो क्रॉप का प्रोडक्शन में उसको क्या करना चाहिए, अलग अलग तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहिए, एक ही तरह का नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर एक ही तरह का करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन में वो क्या कहता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इट इम्प्लाइज है यानी कि एक तरह से सिंगल क्रॉपिंग से हमें किस पर जाना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। कैसे भाई, जब अप्रैल से लेकर जून तक जो फसल पकती है उसके बाद खेतों को खाली क्यों छोड़ा जाए, जुलाई से लेकर सितंबर तक जो हो सकती है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो सर्दियों की है, तो क्यों ना उनकी क्रॉपिंग भी की जाए। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होना चाहिए ना, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसल का करोगे तो इनकम भी क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी ना। इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द सब्सिडेंस फार्मिंग, अब क्या होना चाहिए, कमर्शियल फार्मिंग का जो आउटलुक है वो अपनाना चाहिए कि एग्रीकल्चर को सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं बल्कि एज ए बिजनेस, एज ए ऑक्यूपेशन जो है इसको अडॉप्ट करना चाहिए फार्मर्स को। इट वुड मीन चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डिंग विद द प्राइस स्ट्रक्चर इन द मार्केट, कि जो भी क्रॉप आपको चूज करनी है प्राइसेस के अकॉर्डिंग करो कि किस चीज के प्राइसेस सरकार ने ज्यादा रखे हैं उस चीज की क्रॉपिंग कर लो। इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क, इससे क्या होगा, मार्केट में रिस्क कम हो जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाओगे। और फेलियर ऑफ मॉनसून जो है भाई ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करो जिसमें बारिश की ज्यादा जरूरत, अगर बारिश ज्यादा भी आ जाए तब भी फर्क ना पड़े और कम हो जाए तब भी फर्क ना पड़े। अब जून जुलाई में जो है वो बारिशें आनी आनी है, अगर ज्यादा आ जाए तो किस चीज को नमी की ज्यादा जरूरत होती है, धान चावल, उसको नमी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है धान की फसल को, खड़े पानी में ही तो उसको किया जाता है ना, पता है या नहीं, नहीं पता। खरीफ की रबी की फसलें 10th की एसएसटी कुछ याद है, नहीं याद है, कुछ नहीं करोगे तुम। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग जो है वही इनकम का सोर्स रखना है, और भी आपके पास अल्टरनेटिव डाइवर्सिफिकेशन में एक्टिविटीज हैं जिसको आप चूज कर सकते हो, आपके लिए नहीं फार्मर्स के लिए बोला जा रहा है। क्या, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन कर दो, फिशरीज, मछली पालन करो, ठीक है, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हथकरघा उद्योग जो होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी चीजों से करो ना। और भी तो एक्टिविटीज है, बी कीपिंग, मधुमक्खी का जिससे शहद निकलती है, और मशरूम की होती है, एक इसमें तानवा भी आएगा आपका। तमिलनाडु में वुमेन्स ने मिलकर जो है अपना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप था ना एसएचजी होता है, वैसे ही उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसको हमने नाम दिया था तानवा का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, सिर्फ जितनी भी आपकी ग्रेन्स, व्हीट जैसे राइस होगी, ज्वार बाजरा मेज, ये आपकी एग्रीकल्चर में आती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल किस में आते हैं, आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो ये अल्टरनेटिव सोर्सेज है ना इनकम के,
फार्मर क्यों सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहता है? एग्रीकल्चर का भी डाइवर्सिफिकेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन करे, दूध भी मिलेगा, इनकम भी जनरेट होगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ना, बेरोजगार तो नहीं है, कुछ तो अर्निंग उसकी जाएगी। लाइव स्टॉक जैसे होते हैं, अब एक बात बताओ, भेड़े होती हैं जो, उससे ऊन मिलती है, तो इस तरह के और भी तो जानवर है जिससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो क्यों ना उनका किया जाए। ठीक है, चलिए ये हम करेंगे बाकी कल।